30वीं या 31वीं फांसी। रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। सच तो यह है कि मेरी मौत की सजा तय हो चुकी थी और अब लोग मेरे लिए अपराध गढ़ रहे थे। कहते हैं दफ्तर रात भर व्यस्त था और बाबू ओवर टाइम पाकर व्यस्त थे। कानून की किताब का वह पृष्ठ फिर से लिखा जा रहा था जहां साहब की कलम सोते सोते छूट गई थी। जो अतर्क था उसे नया तर्क दिया जा रहा था और छाते के अक्षरों के बीच के खाली संसार में एक नई दुनिया रची जा रही थी जहां मुझे फांसी दी जाने वाली थी। हर आहट मेरे ऊपर मनो भारी बोझ सी गिर रही थी और सन्नाटा मुझे सजग जासूस सा घूरता हुआ मुझ में नए नए अपराधों की खोज कर रहा था। यह फांसी मुझे पहली बार दी जा रही थी ऐसा नहीं। यह महीने की 30वीं या 31वीं फांसी थी। और भी बेदर्द और भी असह्य। मेरे लिए जिंदगी उस वीरान सरकारी रास्ते सी बन गई थी जहां आदमी का स्वाभिमान ही उसका सबसे खतरनाक जासूस बन जाता है। वे चाहते तो दूध की मक्खी की तरह मुझे निकालकर फेंक सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं उनके न्याय का ढिंढोरा था जिसे वे गली गली में बजा रहे थे। कभी कभी वे मुझे झंडे की तरह ऊपर लटका देते और सारा शहर उनकी विजय के गीत गाने लगता। कभी वे मुझे कपड़े की तरह पहन लेते और हर किसी को लगता वह नंगा नहीं है। कभी वे मुझे अपने पांवों से रौंद रौंद डालते और न्याय अपने पांचों मुंह से सत्यमेव जयते का ढिंढोरा पीटने लगता। व्यवस्था की इस हाथापाई के बीच मैं हर जगह से इतना टूट चुका था कि न तो मुझे अपनी गर्दन का एहसास था और न फांसी के फंदे का। मैं एकदम अकेला था ऐसा नहीं। दरअसल लोग दो दलों में विभाजित थे। एक दल रोने वालों का था जिसे मुझसे सहानुभूति थी। दूसरा जय जयकार करने वालों का दल था जो फांसी की नई नई रस्सियां बांटने में व्यस्त था। मगर सच तो यह है कि मैं अपने ही लोगों की पहचान खो चुका था, क्योंकि इस दल के 5 आदमी कभी उस दल में जाकर फांसी की रस्सियां बांटने लगते तो कभी उस दल के 5 आदमी इस दल में आकर मेरे पक्ष में रोने और छाती पीटने चले आते। इस निर्मम एकता के बीच फांसी का मजबूत खंभा खड़ा किया जा चुका था। रस्सियां बांटी जा चुकी थीं और हर किसी की आंखों में मैं उस तमाशे के क्लाइमेक्स की निर्मम प्रतीक्षा बन चुका था जो इस महीने की मेरी 30वीं या 31वीं फांसी थी।